सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पीएनसी का अगला टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक डिजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगला है हमारा फंक्शनल डिजीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन विदाउट आइडेंटिफाइबल structural abnormalities often leading to symptoms that are not explained by visible pathology। ये जो फंक्शनल डिजीज है इसे हम देखकर या फिर विजिबली क्या नहीं कर सकते हैं, देखकर या विजिबली हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एक फंक्शनल डिजीज है। इसमें क्या होगा, हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी है मीन्स हमारा जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उस पर अफेक्ट होता है। इसे हम देखकर या फिर फील करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? द इटियोलॉजी ऑफ फंक्शनल disease can be multifactorial and may involve disturbance in neural, hormonal or biochemical pathway that regulate organ or system function। अब जो फंक्शनल डिजीज है इसकी इटियोलॉजी क्या होता है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मतलब ये किसी सिंगल प्रॉब्लम या सिंगल फैक्टर की वजह से ये डिजीज नहीं होगी, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो हमारा न्यूरल मीन्स क्या होगा, ये हमारे जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से भी अफेक्ट कर सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये अफेक्ट कर सकता है। हमारा जो बायोकेमिकल पाथवे है, मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इन सारे चीज़ों की वजह से भी ये अफेक्ट कर सकता है। या फिर हमारे जो ऑर्गन है उसके फंक्शन में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर हमारे बॉडी में किसी फंक्शन में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से भी फंक्शनल डिजीज हो सकती है। तो इसका कोई एक सिंगल फैक्टर की वजह से फंक्शनल डिजीज नहीं हो सकते हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। अब इसे हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये फंक्शनल डिजीज है? इसके जो डायग्नोस्टिक मेथड है वो देख लेते हैं। डायग्नोसिस आर ऑफन बेस्ड ऑन क्लिनिकल क्राइटेरिया, सिम्टम्स असेसमेंट एंड द एक्सक्लूजन ऑफ ऑर्गेनिक कॉज थ्रू मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड समटाइम्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट एम्ड एट रूलिंग आउट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। अब ये कंडीशंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट से उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि उसको ये दिक्कत और पहले कभी थी या नहीं थी, ये दिक्कत कब से हुई है, या ये पहली बार है, या फिर इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे दोबारा या तीसरी बार आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे कि ये दिक्कत आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर में तो नहीं थी, या फिर किसी और को, आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी और को ये कंडीशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली क्या पूछते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे उसका गेट पैटर्न हो गया, उसके नेल कैसे हैं, आइस का कलर, हेयर्स का कलर, टीथ, नोज, ये सारी चीज़ें हम उससे क्या करेंगे, पूछेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। और बहुत बार हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग कंडीशंस के लिए एक अलग स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। वो सारी चीज़ों से हम क्या करेंगे, उसकी डिजीज़ का पता लगाएंगे। अब फंक्शनल डिजीज़ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है IBS मीन्स इन्फ्लामेटरी बॉवेल सिंड्रोम, a functional gastrointestinal disorder characterized abdominal pain, bloating and altered bowel habits without visible structural abnormalities। जो IBS है वो क्या होता है, एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, अल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स मीन्स बहुत बार क्या होना पड़ेगा, बहुत बार उसको मोशन जैसा फील होगा, ठीक है, और पेट प्रॉपरली साफ नहीं हुआ ऐसा फील होगा, ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगेंगे, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी हम विजिबल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं देख सकते हैं। मतलब ये क्या होगा, हम इसके जो सिम्टम्स हैं उन सारी चीज़ों से बस हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी हम इसमें कहीं भी ये नहीं देखने को मिलेगा कि हमारे पेट में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सेकेंड डिजीज है हमारा फंक्शनल डिस्पेप्सिया। अब इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डोमेन विदाउट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक डिजीज। अब इसमें क्या होगा, जो पेट है, ठीक है, जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का जो अपर पार्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगेगा। इसमें क्या कारण है या फिर किस वजह से ये हो रहा है ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा हमें देख के, ठीक है, कि इसके यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इस वजह से इसे ये कंडीशन हो रही है। अब अगला है हमारा टेंशन में पहला है हम देखेंगे हेडेक। रिकरेंट हेडेक कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड टू मॉडरेट पेन विदाउट अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। हेडेक में क्या होता है, जो पेन है वो क्या होता है, कभी कभी ऑन ऑफ पेन होता है या फिर कभी कंटिन्यूस अपने आप ही पेन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में माइल्ड होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बट हमें इसका जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज है या फिर किस वजह से, कहाँ पे दिक्कत आई है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, ये हमें पता नहीं लग पाता है। तो ये आ जाएगा हमारा फंक्शनल डिजीज के अंडर। अगला है फाइब्रोमाइल्जिया, अ क्रॉनिक पेन सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन, फटीग एंड टेंडरनेस एट स्पेसिफिक पॉइंट विदाउट क्लियर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। अब इसमें भी क्या होगा, क्रॉनिक पेन होने लगेगा हमारे पेन में,
हमारे पैरों में या फिर थाइस पे या फिर आर्म्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगेगा, ठीक है, फटीगनेस फील होगी। बट हमें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं दिखेगी कि किस वजह से यहाँ पे डिफॉर्मिटी हुई है, इस वजह से यहाँ पे पेन हो रहा है, ये चीज़ें इसमें पता नहीं लगेगी। अब ये जो हमारी फंक्शनल डिजीज़ है, ठीक है, इनको ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स symptoms based approaches aimed at improving quality of life, reducing symptom severity and enhancing functional capacity. Treatment modalities may include dietary modification, medications to alleviate symptoms, physical therapy and psychological interventions such as cognitive behavior therapy or stress management techniques. अब हम पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो भी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी उनकी दिक्कत है, उनके सिम्टम्स पे हम क्या करेंगे, सिम्टम बेस्ड अप्रोच क्या करेंगे, एम करेंगे कि उस सिम्टम्स के लिए हम क्या बेटर से बेटर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। हम उसकी क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में जो हेल्पफुल होगा वो ट्रीटमेंट हम उसे क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। और उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो सीवियर सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प हो ऐसा ट्रीटमेंट देंगे। जो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करने में हेल्प हो, ठीक है। उसके जो डाइटरी मैनेजमेंट है उसमें क्या करेंगे, हम उसके डाइटरी मॉडिफिकेशन पे काम करेंगे, मतलब जो भी वो एबनॉर्मल या फिर अनहेल्दी डाइट ले रहा है उसको रिप्लेस करेंगे एक हेल्दी डाइट जिसमें क्या हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो। और उसको क्या करेंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे उसके जो भी सिम्टम्स हैं वो क्या हो, धीरे धीरे कम हो। और उसे फिजिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन मीन्स साइकोलॉजिकल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सारी थेरेपीज से उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो फिजिकल और जो मेंटल प्रॉब्लम है वो क्या कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो भी हम क्या करा सकते हैं, उसको योगा, प्राणायाम या मेडिटेशन कराएंगे। उससे क्या होगा, उसका जो भी स्ट्रेस है वो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। In summary, while organic disease are defined by identifiable structural changes or abnormalities that can be visualized or measured through diagnostic tests, functional disease are characterized by altered physiological function without apparent structural abnormalities. The diagnosis and management of these conditions require different approaches based on their underlying cause and manifestation. जो summary है इसका, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो functional और organic disease है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। कैसे, organic disease जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है या फिर कहीं पे कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई टिश्यू इंजरी हुई है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उसे देखकर या फिर वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर नॉर्मल हम क्या कर पा रहे हैं, इसे फील कर पा रहे हैं, कहीं पे स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, फिर हम जाके क्या करेंगे, टेस्ट कराएंगे, जैसे कि MRI हो गया, एक्सरे हो गया या फिर CT स्कैन हो गया या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया। उसमें हमें प्रॉब्लम पता चलेगी कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे डिजीज़ है, ठीक है। बट फंक्शनल डिजीज में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स हैं उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी या फिर कोई एबनॉर्मलिटी या फिर कोई टिश्यू इंजरी हुई है, ये सारी चीज़ें हम विजुअलाइज उसे डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करने के लिए जो इसके सिम्टम्स हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, इन सारी चीज़ें और जो अंडरलाइन कॉज है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। तो इन दोनों डिजीज़ को ट्रीट करने का तरीका भी अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशंस भी अलग अलग हैं। तो इन्हें ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके अंडरलाइन कॉज है और जो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, उन पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा और दोनों कंडीशन के लिए हमें अलग अलग ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।